नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जानी मानी प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी अतीत का एक दिन। सुधा जुगरान जी की लिखी ये मार्मिक कहानी उत्तराखंड की ग्रामीण पृष्ठभूमि, भाषा और संस्कृति पर आधारित है। प्रस्तुत है कहानी अतीत का एक दिन, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कुंती इस समय अपने ननिहाल के गांव के रास्ते पर थी। उसकी वर्तमान पोस्टिंग उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाके में हुई थी। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर थी। बेभाव से काटे जा रहे जंगल व जंगल संपदा को बचाना उसके कार्य क्षेत्र में आता था। पहाड़ी बाशिंदा पहाड़ से कितना भी दूर रहे, उसके अंदर पहाड़ हमेशा सांस लेता रहता है। कुंती के अंदर भी तो उसका गांव, उसका पहाड़, जहां उसने बचपन के कुछ वर्ष बिताए थे, हमेशा अपने होने का एहसास देते रहते थे। एक छटपटाहट उसके अंतस में हमेशा सरसराती रहती थी। उसकी स्मृतियों में कहीं एक उखड़े फर्श व उधड़े प्लास्टर वाला एक बरामदा आकार ले लेता। बचपन की उंगली स्मृतियों के हाथों से कभी छूटने नहीं पाती। गगनू मामा, यही तो नाम था उनका। उस परचून की दुकान के बरामदे के कोने में बैठे एक टूटी कमानी, जिस पर वे एक डोरी बांधे रहते, और दूसरी साबुत कमानी के साथ। दोनों को अपने अपने हिसाब से कानों पर एडजस्ट करके वे सिलाई मशीन पर झुके कुछ ना कुछ सिलते रहते। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर गगनू मामा रोज रोज क्या सिलते हैं। उनका सिलना कभी ख़त्म क्यों नहीं होता। एक दिन उसने यही बात दुकान से सौदा लेकर घर आती माँ से पूछा। उसके पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और उनका तबादला उन दिनों उसके ननिहाल के गांव में हो रखा था। वे दर्जी हैं, लोगों के कपड़े सिलते हैं। दर्जी माने? वो शहर के अंग्रेजी स्कूल से पढ़कर आई थी। पहले पहल फूटा का मतलब भी कक्षा में नहीं समझी थी। माँ से घर आकर कहा था, क्लास में बच्चे स्केल को फटाका कहते हैं। माँ जोर से हंस पड़ी थी। अरे मेरी बिट्टू, फटाका नहीं फीटा बोला होगा। पर कहाँ अच्छा लगता था उसे तब कक्षा में। उसका छोटा भाई तो अभी ABCD ही सीख रहा था। उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो तीसरी कक्षा में आ गई थी। इतनी छोटी बच्ची को कहीं छोड़ना भी तो मुश्किल था, इसलिए गांव के एकमात्र स्कूल में भर्ती करना मजबूरी थी। दर्जी माने? टेलर। माँ उसकी दुभाषिया थी। उसके मतलब के शब्द इधर से उधर अनुवाद करती रहती, कभी पहाड़ी बोली के शब्दों को हिंदी और हिंदी को पहाड़ी में भी। अच्छा माँ, आप तो कहती हैं कि बड़ों को आप कहते हैं, फिर आप उन्हें तू क्यों बोलती हैं? जबकि गगनू मामा आपसे आप कहकर बात करते हैं और उन्होंने आपका नाम भी दिशा रखा हुआ है। वो अपने दूसरे सवाल की जवाबदेही में जुट जाती है। माँ को एकाएक कोई जवाब ना सूझता। बस ऐसे ही, मैं तेरी नानी को भी तो तू ही बोलती हूँ, गाँव में ऐसे ही बोलते हैं। फिर मैं जब आपको या किसी बड़े को तू बोलती हूँ तो आप डांटती क्यों हैं? अब माँ क्या बताए। नन्हे दिमाग में शिक्षित माँ डूम बीट ऊंच नीच का फ़र्क नहीं डालना चाहती थी, लेकिन इस फ़र्क को अपने दिमाग से पहुँच भी नहीं पाती थी। तू बहुत सवाल करती है, जल्दी जल्दी चल, अबेर हो रही है, कहकर माँ जल्दी जल्दी उतरने लगती। गगनू मामा माँ से व उनके परिवार के सदस्यों से कुछ दूरी रखकर ही बात करते थे, लेकिन इज्जत आदर उनके हाव भाव से छलक जाता था। नाना जी का शिक्षित परिवार होने के नाते माँ के भाई बहन गगनू मामा को गगनू भाई बोलने की प्रेरणा देते और उसे मामा बोलने की, लेकिन ये बोला सिर्फ दूर से व मुँह जबानी ही होता। अभी कितनी दूर है गांव सूरज? वो ड्राइवर से मुखातिब हुई। बस 4-5 किलोमीटर रह गया मैम, लेकिन पहाड़ी रास्ता है ना, तो टाइम लग जाता है। उसने 1 हफ्ता पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। आज रविवार को सुबह ही निकल आई थी। पहाड़ियों के पीछे से उगते बाल भास्कर की मनोरम किरणें अपने आगमन का मीठा एहसास देने लगी थीं। पहाड़ियों पर फैले बादलों के टुकड़े सिंदूरी हो गए थे। अच्छा बता, जब मेरे बाबा 2 कमीजें रोज़ सिलते हैं तो 6 कितने दिन में सिलेंगे? उसके कानों में एकाएक गगनू मामा के बेटे दया का स्वर उभरा। जाने कैसे ताड़ गया था वो कि कुंती की गणित कमज़ोर है। उसे साधारण से सवालों को भी कॉपी में लिखकर काफ़ी जोड़ घटाव करना पड़ता है। कुंती को लगता दया की अंग्रेजी भले ही कमज़ोर है, पर गणित ज़बरदस्त है, लेकिन उसे बदले में अंग्रेजी की धौंस दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। बल्कि दया की शक्ल देखते ही उसकी आंखों के आगे गणित के जोड़ घटाव गुणा भाग हुड़दंग मचाने लगते और वो उससे कन्नी काटने लगती। लेकिन कभी कभी दोनों की अच्छी भी बनती। शहर से आई छुकरिया को पहाड़ी भाषा बोलनी तो दूर ठीक से समझनी भी नहीं आती थी।
क्लास के दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे कैसी पहाड़ी है दी, अपनी बोली भाषा भी नहीं आती। लेकिन दया तब संरक्षक की भूमिका निभाता। नहीं आती तो क्या हुआ, तुम्हें अंग्रेजी आती है इसके जैसे? इसने तो खूब अंग्रेजी पढ़ी है, पहाड़ी बोली भाषा नहीं पढ़ी। सुनकर उसको खुद पर गुमान हो जाता। खास तो वो भी है, खाली पीली घबराती है वो दया से, अब नहीं घबराएगी। पर दया अकेले में कहता, मैं कहता हूँ तू सीख क्यों नहीं लेती पहाड़ी, आखिर अपनी बोली भाषा आनी तो चाहिए ना। जवाब में उसे हिला देती। पर उस दया के साथ रहना सुरक्षित लगता। माँ उसके साथ खेलने के लिए मना करती, पर भरी दोपहरिया में जब माँ सो रही होती तो वो उतराई से उतर जाती और दया के साथ मिलकर नाना जी के बगीचे से गर्मियों में आम, लीची और सर्दियों में संतरे और अंगूर तोड़ती। नाना जी को पता चल जाता। दूसरे दिन नाना जी नदी पार से आने वाली बंदरों की टोली को बुरा भला कहकर कोस रहे होते, गालियाँ दे रहे होते। वो बिना आवाज़ किए हिल हिल कर तेरा का पहाड़ा रट रही होती। टेबल को पहाड़ा बोलते हैं, वो ये अच्छी तरह समझ गई थी। और यह भी कि अंग्रेजी चाहे जितनी भी आए, पहाड़े ज़रूर रटे होने चाहिए। माँ उसको पहाड़ा इतनी मेहनत से रटते देख शंका से निहारती। सोचते सोचते उसकी कल्पना ने कुछ और पीछे कूद मार दी। जब माँ के साथ छुट्टियों में ननिहाल आती थी, गगनू मामा से माँ उसके लिए कुछ फ्रॉकें सिलवा कर ले जाती। गगनू मामा के हाथ में जादू था, जैसा डिज़ाइन माँ बताती वैसी फ्रॉक सिलकर हाथ में थमा देते। माँ आश्चर्यचकित रह जाती। गगनू भाई करामाती हाथ हैं तेरे, तू तो शहर में अपनी दुकान खोल ले, खूब प्रसिद्ध हो जाएगा और लक्ष्मी भी बरसेगी। बस दिशा, अब क्या जान शहर वैर, बाल बच्चा ठिकाना से लग जाएला तब मैं सिलाई का काम छोड़ी दे लूँ। परम संतोषी गगनू मामा बेचारे अपने अप्रतिम हुनर से अनभिज्ञ ही रहते। माँ उनको सिलाई के रुपए देने लगती तो गगनू मामा जीभ दांतों के नीचे दबा देते। ना ना दीसा, पाप के लिए चढ़ा रही तू। वे अक्सर आधी हिंदी और आधी पहाड़ी में माँ से बात करते, लेकिन माँ ना मानती। जब गगनू मामा ना लेते तो दया से छोटे भाई के हाथ में रुपए रख देती। अच्छा, तुझे नहीं दे रहे गगनू भाई, बच्चे को तो दे सकती हूँ। उनके लिए वे रुपए ज़्यादा होते और माँ को सस्ती सिलाई में बेहतरीन काम मिल जाता। कुंती अपनी मनपसंद फ्रॉक पहनकर खुश हो जाती तो उसे लगता दुनिया में गगनू मामा से सुंदर फ्रॉक उसके लिए कोई नहीं सिल सकता। ये उसकी छोटी सी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। नई फ्रॉक तुरंत जिद करके पहन लेती और इधर उधर इतराई सी फिरती रहती। एक दिन उसके सगे मामा बसंत ने उसे छेड़कर पूछा, जब तू बड़ी होगी तो तुझे दूल्हा कैसा चाहिए कुंती, अपने पापा जैसा गोरा या गगनू भाई जैसा काला? उसने पल भर भी न लगाया जवाब देने में। जब सुंदर सुंदर फ्रॉक काला दूल्हा सिल देगा तो गोरे से क्यों करूँगी, काले से ही करूँगी शादी। उसकी इस बात पर उस दिन घर भर हंसा था। बाद में भी तकिए कलाम की तरह जब तब इस्तेमाल होती रही थी उसकी बोली बात। 2 साल तक उसके पिता तबादले के लिए कोशिश करते रहे। जब 2 साल में उसका मन गांव में लगने लगा था तब पापा का तबादला शहर हो गया। उसे फिर से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डाल दिया गया, हालांकि एक क्लास पीछे। पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना ज़रूरी है, ये माँ बाप की सोच थी। उस पर मेहनत का दबाव एक बार फिर पड़ गया। अगले 2 साल वे गांव की ओर रुख नहीं कर पाए। छुट्टियों में उनको क्लास के साथ चलने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करवाई जाती थी। फिर अचानक एक दिन माँ को रोता हुआ पाया। पता चला नाना जी नहीं रहे। उस साल गांव गए कुछ दिनों के लिए। गमगीन माहौल में सबसे मिलना बधा बधा सा ही हुआ। दया को भी देखा था। 2 साल में वो और भी लंबा हो गया था। बातचीत नहीं हो पाई। अब नानी जी कभी कभी उनके पास आकर रहने लगी तो उनका गांव जाना और भी कम हो गया। कुछ सालों बाद नानी भी नहीं रही। उसकी 10वीं की बोर्ड परीक्षा थी। माँ अकेली ही गई। शांति मौसी व बसंत मामा की शादी भी उनके गांव प्रवास के समय हो गई थी। नानी की मृत्यु के बाद बसंत मामा ने भी गांव छोड़ दिया। इस तरह गांव जाना हमेशा के लिए छूट गया। लेकिन उसकी स्मृतियों में वो परचून की दुकान, गगनू मामा, दया, गांव का स्कूल, नाना जी का बाग, घर जैसे स्थायी निशान छोड़ गए थे, कभी मिटे ही नहीं। पहुंच गए मैम, कहाँ पर रुकना है? ड्राइवर सूरज पूछ रहा था। उसकी तंद्रा भंग हो गई। चौंक कर इधर उधर देखने लगी, पर खुद ही उस जगह को, उस दुकान को नहीं पहचान पा रही थी। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो एक नाम मस्तिष्क में झिलमिलाया, सीताराम। हाँ, शायद सीताराम जखमोला नाम था उस दुकान मालिक का। सूरज, यहाँ तो इतनी दुकानें सज गई हैं अब कि अच्छा खासा कस्बा बन गया है। पहले तो सड़क पर खड़े होकर नीचे गांव दिख जाता था। तुम नीचे उतरकर सीताराम जखमोला की दुकान पूछो कौन सी है।
सूरज उतर कर चला गया। वो बेमतलब इधर उधर देखने लगी। क्या पता अतीत का कोई सूत्र हाथ लग जाए। कुछ पहाड़ी किशोर उम्र के लड़के पास आकर उत्सुकता से उसे निहार रहे थे। तत्परता उनकी आंखों में छलक रही थी। वे कोई भी सूचना साझा करने के लिए तैयार थे, लेकिन कुंती ने सूरज का इंतजार करना ही उचित समझा। सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर बना था। उसने दूर तक नज़र दौड़ाई। एक चलित शौचालय पर भी नजर गई। स्वच्छता अभियान यहाँ भी आकार ले रहा है। थोड़ी देर में सूरज वापस आ गया। मैम, वो दुकान तो बंद हो गई बता रहे। जखमोला जी का बेटा बेच बाच कर शहर चला गया। और गगनू मामा? उसने पूछना चाहा लेकिन फिर रुक गई। वो दुकान तो होगी, पता करो। हाँ मैम, उसी दुकान के सामने ले चल रहा हूँ। सूरज ने गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाकर एक दुकान के आगे खड़ी कर दी। ये रही मैम वो दुकान। सूरज ने अपना सिर घुमाकर दुकान की तरफ इशारा किया। सामने लग-दग करती दुकान उसकी अतीत की दुकान से जरा भी मैच नहीं कर रही थी। अब गगनू मामा के बारे में किससे पूछे? जिन स्मृतियों की उंगली थाम वो इस गांव के मुहाने पर आकर खड़ी हुई है, वो तो अब शहर से हाथ मिला रहा है। गांव तो अगली पीढ़ी में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसकी स्मृतियों में बसा गांव अभी भी पुराना चोला पहने उसे गांव आने के लिए निमंत्रण दे रहा था। उसे गगनू मामा का घर याद आया। कोशिश करेगी तो शायद उनकी बस्ती तक पहुंच जाएगी। उसने सूरज को कार एक तरफ खड़ी करने को कहा और नीचे उतर गई। मैम, मैं भी आपके साथ चलूं? सूरज उसका इरादा भांप कर बोला। नहीं, तुम यहीं रहो, मुझे कोई ज़रूरत होगी तो फ़ोन कर दूंगी। वे लड़के फिर आकर आसपास खड़े हो गए। उसने उन्हें इशारे से पास बुलाया। बिना देरी किए तीनों उसके सामने आकर खड़े हो गए। गांव जाने का रास्ता किधर से है? वो उधर से, उनमें से सबसे बड़े वाला बोला। आपको किसके घर जाना है दीदी? वो हिंदी में बोला, पर लय पहाड़ी थी। एक बार सोचा इन्हीं से कह दे, भटकना तो नहीं पड़ेगा। सीधे गगनू मामा के घर ले जाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन न जाने क्या सोचकर रुक गई। उसका व्यक्तित्व ही उनके अंदर बहुत कुछ जानने की हलचल मचा रहा है। फिर गगनू मामा का नाम सुनकर तो उससे पहले ही उसके आने का संदेशा उनके घर तक अवश्य पहुंच जाएगा। तो मुझे जानने का रास्ता बताओ, मुझे जिसके घर जाना है मैं चली जाऊंगी, वो रौबीले स्वर में बोली। उसकी अफसरी उसके स्वर से आखिर छलक ही गई थी। कतार से दुकानें बन जाने के कारण गांव जाने का रास्ता कुछ छुप सा गया था। लड़कों ने उसे एक दुकान के पीछे से बने रास्ते से ले जाकर उतराई वाला रास्ता दिखा दिया। यहाँ से गांव कुछ कुछ नजर आने लगा था। लड़के अभी भी खड़े उसे कौतूहल से निहार रहे थे। उसने उन्हें एक बार गहरी निगाहों से देखा, जिसका साफ मतलब था कि अब उसे उनकी ज़रूरत नहीं है। वो उतराई धीरे धीरे उतरने लगी। जूते वो घर से ही पहन कर आ गई थी। उतरते उतरते भूला बिसरा रास्ता मस्तिष्क में नक्शा बनाने लगा। जैसे जैसे वो उतराई उतर रही थी, गांव स्पष्ट दिखाई देने लगा था। गांव काफ़ी बदल गया था। गांव की पीढ़ी भी अब अगली पीढ़ी में प्रवेश कर चुकी थी। गांव की आबो हवा, परिवार, घर सभी शिक्षित होने की तरफ अग्रसर थे। खेतों में काम कर रही बेटी बुआरियाँ उसे कौतूहल से निहार रही थीं, लेकिन उतना भी नहीं जितना उसने सोचा था। वो उनके लिए अब परिदेश से आई हुई कोई परी नहीं थी, बल्कि बड़े घर की कोई पढ़ी लिखी महिला अफसर थी। तो उसे ऐसा तो नज़र आना ही चाहिए था। चलते चलते वो एक दो राह पर खड़ी हो गई। एक रास्ता गांव को जाता साफ दिखाई दे रहा था। दूसरे के लिए वो फिर यादों के जंगल में कुछ ढूंढने लगी। शायद इसी रास्ते पर आगे चलकर नाना जी का बाग हुआ करता था और वहीं से एक पगडंडी दाईं तरफ चमरोटी की ओर चली गई थी। चमरोटी यानी गगनू मामा की बस्ती। पल भर को ठिठक कर उसी रास्ते पर चलने लगी। थोड़ी देर में बस्ती तक पहुंच गई। रस्सी पर सूखते कपड़े, अर्धनग्न खेलते बच्चे, धूप में सूखते लोग उसे देखकर अपने भौंकते कुत्तों को पकड़कर बांध रहे थे। गांव में लोग कुत्ते पाल लेते हैं, खेतों से बंदर भगाने के लिए और सुरक्षा के लिए। थोड़ी दूर पर छाए घने जंगलों से अक्सर जंगली जानवर आकर पालतू पशुओं को अपना निवाला बनाते हैं। औरतें छोटे बच्चों को कमर पर लटकाए उसे उत्सुकता से देख रही थीं। एक घर को पहचान कर वो ठिठक कर खड़ी हो गई। घर की हालत पहले से कुछ ठीक हुई लगती है। गगनू मामा के बेटे काम धंधे से लग गए होंगे। अभी वो अपना जोड़ घटाव बिठा ही रही थी कि दो विवाहित स्त्रियां, जो उससे उम्र में काफ़ी छोटी ही थीं, बाहर निकल कर आईं। उसे देखकर अजनबियत के चिन्ह उनके चेहरे पर उग आए। कहते मिलना है दीदी?
हिंदी पहाड़ी मिश्रित भाषा में उनमें से एक बोली। उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने स्वयं भी यह अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सामने खड़ी मेम साहब पहाड़ी नहीं समझेंगी। अभी वो कुछ पूछने का सोच ही रही थी कि ननकी मामी अंदर से आती दिखी। चेहरे पर झुर्रियाँ, रूखापन बढ़ गया था। बूढ़ी हो गई थीं, कमर झुक गई थी, पर चेहरे पर पहली वाली दयनीयता व भीरूपन नहीं था। ननकी मामी उसे गौर से देखने लगी और चंद पलों में पहचानने की आभा से उनका झुर्रियों से भरा चेहरा आनंद की रोशनी में नहा गया। हे बेटी, तू कुंती दिशा तो नहीं है? हाँ मामी, मैं कुंती ही हूँ, वो हुलस कर बोली। उसे लगा वो बरसों पहले के उस अतीत के पल से गले लग रही है। अरे हे नासपिट्टियों, खड़ी खड़ी क्या देख रही रे? कुर्सी ला जल्दी से, यह तो उर्मिला दिशा की नौनी छ। बहुएं दौड़कर अंदर से कुर्सी उठा लाईं। शायद उनके घर की एकमात्र कुर्सी रही होगी, क्योंकि छोटी बहू एक खाट भी खींच लाई थी। बैठा दिशा, कने याद आई आज? फिर बहू को डांट लगाती हुई बोली। फिर खड़ी खड़ी क्या मुख देख रही? जा अपना ससुरा जी तय बुले किलो, पिछने की तरफ धूप होला सेकड़ा। बहुएं सास की डांट खाकर फिर उसी तत्परता से चली गईं। उसे अपनी माँ और भाभी की याद आ गई। माँ भाभी से कितना संभल संभल कर बात करती हैं कि कहीं वो किसी बात का बुरा ना मान जाए। ऐसा अधिकार तो अपनी बहू पर माँ कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। शिक्षित समाज जैसे जैसे सभ्यता ओढ़ने बिछाने लगा है, औपचारिकता रिश्तों में दबे पांव चली आई है, और संपन्नता जैसे जैसे बढ़ी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लिजलिजा कीड़ा रिश्तों के बीच खामोशी से रेंगने लगा है। कैसी है दिशा? उर्मिला दिशा कैसी है? मामी आप पहाड़ी में ही बात करो, मुझे अच्छी तरह समझ में आती है। मामी को हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही होगी, उसे पता है। वो कुछ और बोलने को हुई कि गगनू मामा आंखें मिचमिचाते पीछे की तरफ से आते दिखे। दूर से शायद उन्हें साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन कुंती स्नेह व ममता से गगनू मामा को निहार रही थी। उनकी सिली हुई एक फ्रॉक उसने अभी तक संभाल कर रखी थी। ना जाने उसका उन सुंदर फ्रॉकों की सिलाई के हर महीन धागे के माध्यम से कौन सा तंतु, कौन सा नाता जुड़ गया था गगनू मामा से, जिनका सिरा पकड़कर वो आज तक यहाँ चली आई है। गगनू मामा पास आकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। पछाड़ रहे कि नहीं? ननकी मामी हंसती हुई बोली। मामा जी प्रणाम। बचपन में वो जी लगाकर गगनू मामा को प्रणाम करती थी तो सब हंसते थे, अब कोई नहीं हंसा। उसकी आवाज़ और कुछ कुछ सूरत से गगनू मामा ने पहचान लिया। उर्मिला दिशा की बेटी छे। गगनू मामा खुशी से खिल गए। कितनी बड़ी हो गई, बड़ी अफसर बन गई लगे। तेरी आवाज़ और शक्ल सूरत एकदम उर्मिला दिशा जनी छे। सभी उसके साथ पहाड़ी हिंदी मिश्रित बोल रहे थे। गगनू मामा के दालान में आज जैसे सूरज उतर आया था। आसपास के घरों से लोग आकर उनके आसपास जमा हो गए थे। कैसे हैं मामा जी? आपकी सिली हुई फ्रॉकें तो कभी नहीं भूलती मुझे। अब भी सिलते हैं क्या? ना बेटी, अब कहाँ से सिलना है, दुनिया आँखों में फुल्लू पड़ गया है, दिखता नहीं है ठीक से। लेकिन मामी, मोतियाबंद का ऑपरेशन हो जाता है, शहर ले जाके ऑपरेशन करवा लो मामा जी का, वो कुछ बेचैनी से बोली। ऑपरेशन बहुत महंगा है बेटी, दवा चल रही है पर फायदा नहीं हो रहा कुछ भी। कुंती का हृदय कसक गया। उसके बच्चे बेकार की चीज़ों पर कितना अनाप शनाप खर्च कर देते हैं। खुद वे दोनों भी एक भ्रमण पर हजारों लुटा देते हैं, और कुछ लोग अपनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए भी तरस रहे हैं। बेटे सब कहाँ कहाँ हैं मामी? ये दोनों आपकी बहुएं हैं? आपके 3 बेटे हैं ना? दया कहाँ है, क्या करता है? वो खासी उत्सुकता से बोली। 3 थे बेटी, पर दया ने तब बड़ा धोखा दे दिया। एकाएक मामी सुबकने लगी। गगनू मामा भी अपनी कमीज की बाह पर अपनी आंखें पोंछने लगे। मैं समझी नहीं मामी, क्या हुआ? माँ बाप की देखभाल नहीं करता क्या? हमारी देखभाल ना कर दूँ बेटी, पर बच्चों रंधू। मामी की रुलाई फूट पड़ी। जंगल गया था, बरसात का दिन था, पैर फिसली और खाई में गिर गया। अस्पताल भी लेके गए पर बचा नहीं। मामी ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में उसके कलेजे पर बरछे भाले सब एक साथ चला दिए। उसके कानों में दया के स्वर उभर रहे थे। बता, मेरे पिताजी 2 कमीजें रोज़ सिलते हैं तो 6 कमीजें कितने दिन में सिलेंगे? ओह, क्या यही सुनने आई थी वो यहाँ? वो थोड़ी देर सन्न बैठी रह गई। आंखों में नमी तैर गई। बहुत कोशिश कर रही थी पर नमी बढ़ती ही जा रही थी। आसपास खड़े लोग, हवा, वातावरण कुछ क्षणों के लिए उसके साथ स्तब्ध रह गए थे।
उसकी आंखों के सामने दया का भूला बिसरा सा सांवला सलूना मुख तैर रहा था। रोकते रोकते भी आंखों की नमी बूंद बनकर गालों पर ढुलक गई। अब कुछ भी कहने सुनने को बाकी नहीं रह गया था। कुंती को लगा उसके अंतस में एक रिक्तता अनायास पसर रही है। क्या वो गगनू मामा से ही मिलने आई थी, या फिर गगनू मामा की मार्फत दया को देखने भी आई थी? शायद यही सत्य था, वरना इतना दर्द का एहसास उसे न भिगोता। उसने अपनी हथेलियों से अपने टपकते आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। मामा मामी भी अपनी आंखों को रगड़ रहे थे। कुंती ने पर्स खोला, जितने रुपए थे सब निकाल कर मामी के हाथों में थमा दिए। मामी, आप शहर जाकर मामा जी की आंखों का ऑपरेशन करवा लेना, मैं कुछ और रुपए भेज दूंगी ड्राइवर के हाथों। इतने कुशल कारीगर अपनी कला के बिना मजबूर हुए बैठे हैं। ननकी मामी कुछ कहती इससे पहले ही उसने दोनों को प्रणाम किया और पलट गई। चलती हूँ मामी, फिर आऊँगी, आप दोनों अपना ख्याल रखना। ननकी मामी उसके पीछे पीछे दूर तक आई। जब चढ़ाई शुरू हो गई तो बोली, अब आप जाओ मामी, मैं चली जाऊँगी। अच्छा बाबा, खूब रहन वा, अपनो ख्याल रखियन। अरे बेटी, फिर रहन। मामी पल्लू से आंसू पोंछने लगी। अपनी आंखों की गंगा जमुना संभाले वो भी चढ़ाई चढ़ने लगी। मामी के कहे इन 3 वाक्यों में जो स्नेह टपक रहा था, वो स्टे सेफ, टेक केयर व कम सून में कहाँ, जो वो अपने बच्चों को और उसके बच्चे उसे बोलते हैं। अभी आप सुन रहे थे बचपन की यादों में खोई कुंती की कहानी, जिसे लिखा था सुधा जुगरान जी ने। ये बात सही है कि आजकल की औपचारिकता में वो सहज प्रेम और अपनत्व तो नहीं है जो पहले अपने बचपन में हर रिश्ते में होता था। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।